नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमारा आज लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करी थी, है ना। मैं लिमिट्स के और भी क्वेश्चंस लाता रहूंगा जो लगेंगे बिल्कुल यूनिक टाइप से, है ना। फिर भी मैं आज कंटिन्यूटी शुरू करने जा रहा हूँ ताकि हम कंटिन्यूटी पे आगे बढ़े, है ना। लिमिट्स कर लिए, लिमिट्स के करने के बाद ही कंटिन्यूटी करें, इस बात का ध्यान रखें। कई लोग आप लोगों में से ये कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या करते हैं, सोचते हैं यदि डिफरेंशियबिलिटी बन गई या कंटिन्यूटी बन गई तो लिमिट्स आ जाएगी। नहीं, यहां से होके जाएंगे तो वो बनेगी, है ना। वाइस वर्सा इस चीज का बिल्कुल ट्रू बात नहीं है। याद रखिएगा, पहले लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, तो देखिए, और उससे पहले भी सबसे पहले तो फंक्शंस। चलिए देखिए कंटिन्यूटी पे, है ना। मैंने लिमिट्स आपको समझाया था, तो यदि आपने लिमिट्स वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्रिप्शन करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेल आइकन पर यदि आप क्लिक नहीं करेंगे ना तो घाटे की बात है। क्या, यदि मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और यदि आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं तो भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप हमसे जुड़े रह पाएंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी पे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, चलिए यदि मैं आपसे कहूं, है ना, मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूं, मान लीजिए, है ना, एक ग्राफ बना रहा हूं, और मेरा ये सवाल है आपसे, क्या ये ग्राफ बनाते समय मेरा पेन उठा? तो आप सब बोलेंगे बिल्कुल सही। यदि मेरा पेन उठा तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, है ना। ग्राफ बनाते समय, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है, मैंने इसमें आपसे क्या पूछा, इसको बनाते समय क्या मुझे पेन उठाना पड़ा? आप बोलेंगे हाँ सर, आपको उठाना पड़ा। तो ये कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूअस। यदि मैंने कुछ ऐसा बनाया, क्या मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी? आप बोलेंगे नहीं, तो मैं बोलूंगा ये कंटिन्यूअस है। ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है ना। और ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। कहने का मतलब ये, एक लेमन लैंग्वेज होती है, लेमैन लैंग्वेज। लेमैन लैंग्वेज में कंटिन्यूटी को इसी तरीके से समझाया जाता है। यदि आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय पेन नहीं उठा रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस है, और यदि ग्राफ बनाते समय आपने पेन उठा के बनाया है तो वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। और आप लोगों में से कई लोगों को यह भी पता है कि जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाते हैं, यहां नहीं, यहां बना दे रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, है ना, सिर्फ नॉर्मल ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाते हैं जब, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है ना, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। और इसके कारण क्या होता है भाई साहब, आप देख लो, 12 पेन उठाना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ भाई साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, और डिसकंटिन्यूअस है इसीलिए लिमिट इसके अंदर नहीं जाती है ना। आप लोग जानते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर लिमिट प्रवेश नहीं करती है। ठीक, तो ये कंटिन्यूटी की है, ये लेमन लैंग्वेज में, है ना, लेमन लैंग्वेज में इसे कहा जाता है। लेमन लैंग्वेज में फिर से बता दे रहा हूं, यदि पेन उठाया है आपने ग्राफ बनाते समय तो डिसकंटिन्यूअस, पेन नहीं उठाया और ग्राफ पूरा बन गया दिए हुए फंक्शन का, देन इट इज अ कंटिन्यूअस। एक और बात यहां पे मैं बताऊंगा कंटिन्यूटी को लेके, कि यदि कोई कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, अभी मैंने पूरी बात नहीं कही है, पूरी बात नहीं कही, कईयों को डाउट आ जाएगा। मैं आपको दो वर्ड्स बताता हूं, ठीक, एक तो ब्रेक, ठीक, और एक नो ब्रेक, दो वाली बातें बता रहा हूं। ठीक, यदि आपके ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है, तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। सही बात है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। और यदि आपके ग्राफ में ब्रेक है तो वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है भाई साहब, ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा, यदि उसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई ब्रेक ना हो, साथ में उसमें कोई शार्पनेस ना हो, यानी कि ग्राफ एकदम से ऊपर नीचे ना हुआ हो, तो वो जो फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा वो कंटिन्यूअस तो कहलाएगा ही कहलाएगा, है ना, वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा, उसे आप डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि हमें अगला चैप्टर डिफरेंशिएबल जाना है, तो मैं यहीं से कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं कि यदि उसमें कोई ब्रेक नहीं है, उसमें कोई शार्प नहीं, शार्प का मतलब बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहां पे एक ग्राफ बनाया, ठीक, देखते जाइएगा, और मैंने किया
क्या लगता है कंटिन्यूअस है कि नहीं है? क्या मुझे पेन उठाना पड़ा? आप बोलेंगे पेन तो नहीं उठाना पड़ा, तो भैया मैं बोल दूंगा ग्राफ कैसा है आपका? कंटिन्यूअस है। लेकिन क्या एकदम से बेंड आया? देखिए कहां ऐसे जा रहा था एकदम से स्ट्रेट हो गया नीचे की ओर, तो एकदम से जो बेंड आया, इसी बेंड को आना, इसी बेंड को हम शार्पनेस कहते हैं, ठीक। और यदि ग्राफ में शार्पनेस है तो हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। कैसा? नॉट डिफरेंशिएबल। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक। कंटिन्यूअस यदि चाहिए, सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो आपको देखना है क्या आपके ग्राफ में कोई ब्रेक तो नहीं है। तो आप यदि देख रहे हैं कि आपके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है तो आप बोल देंगे आपका ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। ब्रेक नहीं आया है, साथ में शार्प भी नहीं आया है, सर कोई ऐसा? अरे बहुत ही आसान है, जैसे ये यहां पे बना रहा हूं मैं, ठीक। ये कितना स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल धीरे 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 चल रहा है। तो ये जो है कैसा ग्राफ हो जाएगा आपके लिए? कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ठीक, और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। साथ में कैसा होगा? डिफरेंशिएबल भी। जैसे मैंने मान लीजिए ऐसा बनाया, ये फिर ऐसा, क्या लगता है? एकदम से आया मेरे ख्याल से, ठीक। तो इस तरह के ग्राफ, है ना, इस तरह के ग्राफ में फोकस करिएगा। मैंने बहुत ज्यादा गोद दिया, अभी तो इतने में ही समझा लेता हूं, चलिए, ठीक। तो देखिए फिर से बता रहा हूं, यदि ब्रेक आ गया तो डिसकंटिन्यूअस, यदि कोई ब्रेक नहीं आया तो कंटिन्यूअस। उसके बाद चेक करना है कि यदि ब्रेक भी नहीं है और शार्प भी नहीं है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन कईयों को ये डाउट आ जाएगा, सर मान लीजिए उसमें ब्रेक आ जाए पर शार्प, है ना, जैसे एक यहां पे बना देते हैं, है ना, हमने क्या बोला? उसमें ब्रेक आ जाए लेकिन उसमें शार्प ना हो, तो ऐसा मान लीजिए ऐसा बनाया, है ना, ब्रेक आ गया और उसके बाद ये ऐसा जा रहा है, नहीं 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 ये तो गलत हो जाएगा, उसमें फिर ऐसा जा रहा है, क्या लगता है? तो भाई साहब पहले तो आप बोल देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। तो मैं यहीं पे आपको बात बता दूं, यदि कोई फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हुआ, उसके आगे मैं बात ही नहीं करूंगा। किस चीज की बात नहीं करूंगा? कि मैं उसको डिफरेंशिएबल बोलूं ना बोलूं, ये वाली बात ही खत्म हो जाएगी। याद रखिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए ये दो बातें मायने रखती हैं, ना तो ब्रेक होना चाहिए ना तो शार्प होना चाहिए, है ना। यहाँ पे इसलिए एंड लगा रहा हूं, इंटरसेक्शन है। यदि डिफरेंशिएबल चाहिए आपको तो वो ना तो शार्प हो ना तो उसमें ब्रेक हो, तभी वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो ग्राफ के माध्यम से हो गई। लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे कंटिन्यूटी शो करते हैं? देखिए यदि आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक, और उसकी कंटिन्यूटी आप किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर चेक करना चाहते हैं, ठीक। तो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है? आपको क्या करना होगा कि उस फंक्शन को, ये जो x इज इक्वल टू a है, यदि ये x इज इक्वल टू a है मान लीजिए, ठीक, यहां पे x इज इक्वल टू a है, तो आपको कंटिन्यूटी साबित करने के लिए ब्लाइंड मैन थ्योरी आपने सुनी होगी। ब्लाइंड मैन यानी कि एक अंधे आदमी की स्टोरी। अंधा आदमी क्या करता है? मान लीजिए वो अंधा है, ठीक, उसको ना उसके हाथ में छड़ी है ना उसकी आंखों में चश्मा है ना, चश्मा होने की क्या बात हो, तो अंधा ही है ना, उसके हाथों में छड़ी भी नहीं है। अब वो क्या करेगा? कैसे चलेगा? तो वो ऐसे धीरे से एक पांव ऐसे आगे रख के देखेगा, ठीक, और ऐसे पीछे आएगा और ऐसे थोड़ा सा धीरे से पैर खिसका के पीछे भी देख लेगा, ताकि मतलब देख लेगा बोल रहा हूँ, पीछे भी महसूस कर लेगा कि हाँ यार पीछे भी ठीक है और आगे भी ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ, आंधी आया तूफान आए, इतना तो उसको श्योर है कि अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा रह सकता हूँ, ठीक। तो ये ब्लाइंड मैन थ्योरी की तरह काम करती है। यदि मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो मुझे इसके थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा, यानी कि a माइनस एच पे, और मुझे इसके थोड़ा आगे भी चेक करना पड़ेगा a प्लस एच पे। और आप जानते हो h जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल है भाई साहब, याद रखिएगा, इनफाइनाइटली स्मॉल है, यानी कि बिल्कुल बारीक सा आगे और बारीक सा पीछे आपको चेक करना है। तो सर ये तो लिमिट से है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं यही बात कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पर आपका फंक्शन आप चेक करें, है ना, और उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पर आप अपने फंक्शन को चेक करें। और साथ में सर ये तो लिमिट के क्वेश्चन हो गए, ध्यान से देखिए, यदि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? f ऑफ a के इक्वल आ जाए, तब आप बोलेंगे कि आपका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन पूरी बात हो जान दीजिए, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट,
है ना। यानी कि ये सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका कहां पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने का तरीका है, ये पूरे इंटरवल। तो हाँ, अब आपको ध्यान रखना है कि इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने का एक अलग तरीका होता है। इंटरवल भी दो तरीके के होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक। यानी कि आपको इनमें भी चेक करना आना चाहिए कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, एट अ पॉइंट, है ना, एट अ पॉइंट कैसे चेक करते हैं। तो एट अ पॉइंट, जब भी आपको जो पॉइंट दिया होगा उसमें कंटिन्यूटी चेक कैसे करा जाएगा, पहली बात तो उस पॉइंट पे भी चेक करा जाएगा, उस पॉइंट के लेफ्ट में और उस पॉइंट के राइट में। अच्छा, कितनों को बात पता है, यदि इन दोनों को मैं साथ में लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक। और इस चीज को यहां पे लिख दे रहा हूं एफ ऑफ ए, ठीक। अच्छा, ये एफ ऑफ ए क्या है, दो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक तो लिमिट्स को लेके, ठीक, और दूसरी चीज कंटिन्यूटी को लेके। इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कैसे, मैं बता रहा हूं। लिमिट्स में जब आप x टेंड्स टू a बोलते हो, तो क्यों बोलते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रही होती है, हाँ या ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनडिटर्मिनेट दे रही होती है, इसीलिए आप x टेंड्स टू a माइनस निकालते हो और x टेंड्स टू a प्लस निकालते हो। याद आ रहा होगा आपको, क्योंकि पर्टिकुलर दैट पॉइंट पे तो वैल्यू कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। यानी कि आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो और उसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हो, ठीक। और यदि ये दोनों आ जाए इक्वल, तो आप उसी को वैल्यू उठा के मान लेते हो कि हाँ भैया लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप बोल देते एलडी यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन कंटिन्यूटी पे देखिए, कंटिन्यूटी कैसे लिमिट से अलग है। लिमिट तो निकाल रहे हैं, बिल्कुल निकाल रहे हैं, a माइनस पे भी निकाल रहे हैं और a प्लस पे भी निकाल रहे हैं, ठीक। लेकिन वहां पे भी निकाल रहे हैं जहां पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे भी निकाल रहे हैं। तो याद रखना, यहां पे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ जाती थी, यहां ऐसा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ लिमिट्स था और ये क्या है, कंटिन्यूटी। यदि यहां पे इनडिटर्मिनेट आ गया, तो आपके ग्राफ में तो क्या होगा, आपको वहां पे वाइट बॉल लगाना पड़ेगा। तो इसी वाइट बॉल को तो हम ब्रेक कहते हैं, और हमने क्या कहा है, कंटिन्यूटी में क्या होना चाहिए, नो ब्रेक। कंटिन्यूटी में नो ब्रेक, याद रखिए, बार बार बोल रहा हूं इसीलिए ब्रेक वर्ड याद रखिए। ब्रेक आया तो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे लिमिट्स और कंटिन्यूटी के बीच में डिफरेंस किया जाता है। लिमिट में तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पे वैल्यू इनडिटर्मिनेट होती है, लेकिन कंटिन्यूटी पे उस पॉइंट पे भी वैल्यू फाइनाइट आएगी, और उसके आगे की वैल्यू भी और उसके पीछे की वैल्यू भी। और ये जो तरीका है, ये कंटिन्यूटी चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका भी मैं आपको आज डील कर रहा हूं, एट अ पॉइंट। इंटरवल में चेक करने का अलग तरीका होता है, ठीक। तो देखिए यहां पे देखिए, मैं आपको बता रहा था, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपको राइट हैंड लिमिट है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जिस दिन बराबर आ जाए एफ ऑफ ए के। अच्छा, एक बात और आपको याद दिला दूं, जिसने यदि लेक्चर देखा है मेरा लिमिट्स का पहला लेक्चर जो मैंने डाला है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और x टेंड्स टू a प्लस पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती थी, और जो लिमिट आती थी वो कौन सी लिमिट होती थी, तो आपको याद होगा ये वाली जो लिमिट आती थी सॉल्व करने पे, इसको लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता था, है कि नहीं। इसको क्या कहा जाता था, लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि मानी हुई वैल्यू। लेकिन ये एफ ऑफ ए किस चीज को दर्शा रहा है, यार ये तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, डिटर्मिनेट होनी चाहिए। ये तो इनडिटर्मिनेट हो जाती थी, इसलिए वहां पे निकालते ही नहीं थे, इसलिए थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट निकालते थे। यहाँ पे तो लेफ्ट भी है, राइट भी है, और साथ में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, डिटर्मिनेट फॉर्म आना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो जो एफ ऑफ ए है वो तो एग्जैक्ट ए पे निकला है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे निकला, उसी पॉइंट पे निकली हुई वैल्यू को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू। क्या कहा जाता है, फंक्शनल वैल्यू। तो अब आपको यहां पे से एक बात समझ में आ गई होगी कि जब आप निकाल रहे हो और आपको लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, फंक्शनल वैल्यू, तब आप बोलेंगे कि योर गिवन ग्राफ इज कंटिन्यूअस। और सिर्फ ग्राफ नहीं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। ग्राफ ऑफ फंक्शन और फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक, इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, ठीक। ग्राफ या फिर ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू।
इस बात को ही आपको ध्यान में रखना है। यदि ये बात ध्यान रहेगी तो अच्छी बात है, वरना दिक्कत पड़ जाएगी। फिर से याद रखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जब आते थे तो आप क्या बोलते थे कि भाई साहब लिमिट एग्जिस्ट करती है। इनके आने पे आप बोलते थे क्या, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर जाए, साथ में फंक्शनल वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद जो वैल्यू आती थी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल आ जाए, तब आप अपने फंक्शन को क्या कह सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब उस पॉइंट का मतलब क्या है, उस पॉइंट का मतलब यह है कि यदि मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं x इज इक्वल टू a पे, तो क्या मेरा ग्राफ यहां पे आके रुकेगा कि बिना रुके चुपचाप चला जाएगा, तो यही कहलाती कंटिन्यूटी। तो सर क्या इसके आगे और पीछे की बात नहीं कर रहे हो क्या, ना इसके आगे और पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि क्या इस पॉइंट से वो जो भी ग्राफ है, भले ही वो ऐसे आ रहा हो या ऐसे आ रहा हो, हमें नहीं पता है। इस बात को ध्यान में रखिए, जब आप ग्राफ बना रहे हैं, ये पॉइंट ए पे बात कही गई है, तो आपको ये नहीं पता कि ग्राफ ऐसे आ रहा है कि ऐसे आ रहा है कि सीधे आ रहा है, आपको नहीं पता करना, आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। जो भी हो, क्या वो यहां से सही सलामत निकल जाएगा, कैसे भी जाए हमें मतलब नहीं है, क्या वो इस पॉइंट से सही सलामत निकल जाएगा, यही बताना कंटिन्यूटी कहलाती है। जब आप किसके ऊपर बात कर रहे हो तो चेक करने के लिए पॉइंट के ऊपर, तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक करने का यही मतलब होता है कि उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है, जिसको हम फंक्शनल वैल्यू कहेंगे, फंक्शनल वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए भाई साहब, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती थी तो लिमिट एग्जिस्ट करने वाली दोनों वैल्यूज को क्या कहा जाता था, लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू जब फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। फिर से बता रहा हूं, कंटिन्यूटी एट इंटरवल एंड अदर थिंग्स मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज पहले शुरुआत में सिर्फ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट हम चेक करना सीख रहे हैं, ठीक। लेकिन एक और चीज इसमें मैं आपको बता दूं, क्या बताना, अभी तो बहुत सारी स्लाइड्स है ना, तो हाँ चलिए एक चीज और बता देते हैं आपको, क्या जरूरी है। देखिए कितनों को बात समझ में आ रही है, यदि मैं यहाँ पे एक लाइन से और बता दूं चीजें, ठीक। यदि ये मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक, और ग्राफ बनाते समय मान लीजिए क्या मेरा पेन उठा नहीं उठा ना, यानी कि कंटिन्यूअस है। हालांकि मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस वाली चीजें नहीं डील करना चाह रहा हूं, मैं आपसे कुछ और डील करना चाह रहा हूं। ये भी एक ग्राफ है, ठीक, और ये भी एक ग्राफ है, ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ये x इज इक्वल टू a, ठीक। यहाँ पे ये रहा पॉइंट, ये है आपका x इज इक्वल टू a, और यहाँ पे ये रहा आपका पॉइंट x इज इक्वल टू a। अब आपको x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूटी यदि चेक करनी है तो आप क्या चेक करोगे, देखिए अब मैं यहां पे बता रहा हूं आपको डोमेन की प्राथमिकता। साहब ये डोमेन कहां से आ गया, मेरे ख्याल से कलर विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो येलो ले लेता हूं, येलो या डार्क, ये मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, होप सो, ठीक। तो देखो x इज इक्वल टू a पे यदि कंटिन्यूटी चेक करनी है तो किसी पॉइंट पे चेक करने का तरीका क्या होता है, तो आपको याद होगा एक तो उस पॉइंट पे भी वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, ऊपर से f ऑफ a माइनस पे भी वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, और f ऑफ a प्लस पे भी वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए। इसी चीज को लोग f ऑफ a माइनस h और इसी को f ऑफ a लिखते हैं, और इस चीज को f ऑफ a प्लस h लिखते हैं। इसी चीज को लोग बाग लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ठीक। ये सब लिखने के यार एक ही तरीके हैं, आप प्लीज है ना कंफ्यूज ना होएं, प्लीज कंफ्यूज ना हो, सब एक ही तरीके हैं ये लिखने के, सारे के सारे डपोसलेबाजी, सब एक ही चीजें हैं लिखने की। अच्छा, यदि ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो ये तीनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो आपको यहां पे मैं डोमेन का मतलब समझाना चाह रहा हूं कि डोमेन यहां पे कहां बीच में घुस गया साहब, बहुत जरूरी है। डोमेन नहीं क्लियर हुआ ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे। कैसे, देखो यहां पे देखो ये x एक्सिस उसका डोमेन कहलाएगा, तो जब मैं x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं तो मैं x के जरा सा पीछे जाऊंगा, यानी कि मेरे पास क्योंकि डोमेन में वैल्यू है, ग्राफ मेरा यहां से लेके यहां तक है,
ठीक, क्योंकि मेरा फंक्शन पूरा इतना बड़ा ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे जो होगा वो x इज इक्वल टू a माइनस एच होगा, और जो यहाँ पे होगा वो x इज इक्वल टू a प्लस एच होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि डोमेन में मेरे पास लेफ्ट हैंड में भी जगह है और राइट हैंड में भी जगह है। जगह की बात कर रहा हूं मैं, इसके डोमेन में लेफ्ट साइड में भी जगह अवेलेबल है ग्राफ के अंडर में, और राइट साइड में भी अवेलेबल है। तो मैं इसकी यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, और फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a भी निकालूंगा। यदि तीनों इक्वल आई तो मैं अपने ग्राफ को क्या कह दूंगा भाई साहब कि मेरा ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट a पे। ठीक, यहां पे बात करो, यहां पे भी पॉइंट a पे चेक करना है। पॉइंट a पे चेक करने के लिए उसके आगे जब जाऊंगा तो a प्लस एस तो मुझे मिल रहा है, यानी कि राइट हैंड लिमिट इसकी मिल रही है मुझे। ठीक, और फंक्शनल की वैल्यू भी निकल जाएगी f ऑफ a। सही बात है, f ऑफ a मिल जाएगा, f ऑफ a प्लस भी मिल जाएगा, लेकिन डोमेन में कौन अवेलेबल नहीं है, जगह ही नहीं है भाई साहब। देखिए ना, ग्राफ तो आपका यहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ था और यहां पे खत्म हो रहा है। ठीक, यदि इतना ग्राफ है तो इसके आगे अपने मन से थोड़ी जगह दे देना है। जब उसके डोमेन में वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है, जगह ही खाली नहीं है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल ही नहीं पाओगे, तो साहब क्या कंटिन्यूटी चेक नहीं होगी। तो यही समझाना है कि उस समय हमें क्या देखना है कि डोमेन के हिसाब से देखना है। क्या डोमेन में यदि लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है कोई बात नहीं, पर जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे और उस पॉइंट के आगे वाली वैल्यू क्या मौजूद है, यदि मौजूद है वो दोनों इक्वल आ गए तो आप बोलोगे उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। ये वाले ग्राफ में देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे आपकी राइट हैंड लिमिट अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ए तो यहां पे ये रहा पॉइंट, ठीक, और इसके आगे तो डोमेन में जगह ही नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट तो नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट हो सकती है, तो x इज इक्वल टू a माइनस हो जाएगी। तो a माइनस निकाल लो और a निकाल लो, दोनों इक्वल आ जाए तो बोल देना क्या है आपका ग्राफ कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट चेक करने का यही फंडा है, आपको यही जानना है कि यदि आपके पास डोमेन में ही जगह जितनी अवेलेबल है उस हिसाब से भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फिर से मेरी बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कंटिन्यूटी चेक करने के पीछे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डोमेन, दिए हुए फंक्शन का डोमेन हमेशा याद रखें। ठीक, क्योंकि यदि डोमेन बिगड़ा ना तो जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती होगी या जहां पे कंटिन्यूटी साबित होती होगी आप वहां पे डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक, यदि ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, इस तरह के फंक्शंस को डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है भाई साहब। कौन सा फंक्शन? डिफाइंड फंक्शंस। क्यों? क्योंकि अच्छे तरीके से डिफाइंड होता है कि देखिए पर्टिकुलर वैल्यूज पे डिफाइन किया गया है कि यदि 0 है तो ये लेना है, लेस देन 0 है ये है, ग्रेटर देन 0 है तो ये लेना है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। अच्छा, x टेंड्स टू 0 पे यदि लिमिट निकालनी है तो x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड भी निकालो, उसकी राइट हैंड भी निकालो, एंड ऑल्सो फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, यदि ऊपर वाली चीज नहीं समझ में आई होगी तो इतना तो आप समझ गए कि कंटिन्यूटी साबित करनी है। कंटिन्यूटी साबित करने के लिए आपको x इज इक्वल टू 0 पे क्या निकालना होगा? आपको 0 प्लस भी निकालना होगा और आपको 0 माइनस भी निकालना होगा। वो इनवर्स लिख दिया मैंने, 0 माइनस भी निकालना होगा। ठीक, तो चलिए निकालते हैं, इतना सोचने की जरूरत ही क्या है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कंटिन्यूटी एट 0 है ना, एट 0 है, तो मैं क्या लूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, और कितनों को पता है 0 माइनस बोलते ही मैं यहां पे लिखूंगा f ऑफ x। अच्छा, ये बात यदि आपको क्लियर है तो 0 माइनस का मतलब सब जानते हैं, x इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना है? 0 माइनस h। और कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि 0 में से भी कुछ घटा दिया, 0 में से भी कुछ घटा दिया, उस दिन आपका जो x है वो लेस देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे 0 से कम तो लेस देन 0 ही होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब क्योंकि x लेस देन 0 हो गया है तो कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, जो मैं अगली स्टेप लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 माइनस का मतलब होता है 0 माइनस h, और 0 माइनस का मतलब 0 से कम, और 0 से कम आपको यहां पे दिख रहा है x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 के सामने जो फंक्शन की 3 वैल्यूज गिवन है, तो पहली वाली वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 के लिए है, इक्वल्स टू 0 के लिए, ये लेस देन 0 में हमें ये फंक्शन उठाना है, तो f ऑफ x की जगह ये फंक्शन लिख दूंगा कॉट इनवर्स। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है भाई साहब, ये कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट x है,
और ये कॉट, फिर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात यदि आपको समझ में आई तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। क्या रखेंगे भाई साहब, 0 माइनस है तो x की जगह हमें क्या रखना है, 0 माइनस h, ठीक, और लिमिट किसकी शुरू हो जाएगी, अब क्योंकि h ने एंट्री मारी है तो h आएगा भाई साहब काम में, ठीक, और ये आपका कॉट इनवर्स, ठीक, और यहां पे आ जाएगा कितना, x की जगह में क्या रखना था, 0 माइनस h, तो मैं यहाँ पे माइनस h लिख रहा हूं, बस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, और कॉट यहां पे भी माइनस h, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते ही हर किसी को ये बात पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिए, जब नेगेटिव क्वांटिटी अंदर आ जाती है तो हम उसको 1 माइनस करके लिख देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और कॉट ये भी कितना हो जाएगा, 1 माइनस h, ठीक। ये फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने का तरीका है जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए। अब क्या करेंगे, अब कुछ कर नहीं सकते, लिमिट रख दो, लिमिट करने पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट इनवर्स, अंदर ये चीज तो 0 हो गई तो बचा सिर्फ 1, है ना, सिर्फ 1 बचा, मल्टीप्लाई यहां पे है कॉट, ठीक, और यहां पे भी ये लिमिट 0 हो गई तो बचा सिर्फ कितना, कॉट 1, यानी कि कुल मिला के आपके पास बचा है कितना, कॉट इनवर्स कॉट 1। कितनों को पता है कॉट इनवर्स एक दूसरे को खा जाएंगे और सिर्फ कितना आएगा 1, और ये आपकी क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है भाई साहब, ठीक। अच्छा तो आगे बात करते हैं भाई साहब, आगे भी तो चेक करना है आपको, राइट हैंड लिमिट भी तो चेक करना है, फिर एफ ऑफ ए भी तो निकालना है। यदि ये एफ ऑफ 0 माइनस है तो अब ये एफ ऑफ 0 प्लस होगा, है ना, एफ ऑफ 0 प्लस है, यानी कि उसके बाद फिर आप सर एफ ऑफ 0 भी निकालोगे, बिल्कुल निकालेंगे। एफ ऑफ 0 प्लस पे यदि बात करें तो एफ ऑफ 0 प्लस का मतलब क्या है कि एक्स की ज्यादा लेनी है वैल्यू, 0 से ज्यादा, यानी कि x की जगह 0 प्लस h रखेंगे, ठीक, और h की एंट्री आएगी तो h टेंड्स टू 0। अच्छा x इज इक्वल टू, यदि 0 प्लस h है तो 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 0 आ जाएगी वैल्यू, ठीक। ग्रेटर देन 0 आते ही कितनों को समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 तो ये है, ग्रेटर देन 0 जब हो तो f ऑफ x की वैल्यू ये लिखी हुई है सामने, तो मैं यहीं पे लूंगा भाई साहब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन में क्या भाई साहब, x स्क्वायर माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, ठीक। यदि 0 प्लस है तो मेरे को x की जगह क्या लेना है, 0 प्लस h, और लिमिट अब किसकी एंट्री मार देगी, h टेंड्स टू 0, क्योंकि अब h आ चुका है। h आते ही ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट h अपॉन में x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर h का स्क्वायर। कितनों को बात पता है कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो उसको पॉजिटिव ही रहने देगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर h अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर h, और h कैसा है, 0.00001 करके कोई नंबर है, तो क्या करेगा, उसको लेफ्ट में खिसका देगा, और लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा होगा, 0 पॉइंट के बाद वाला 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात। अरे यहाँ पे देखो, यदि ये 0 है तो 0.00 समथिंग इधर वाली चीज होगी, तो इंटीजर में तो यही वाला इंटीजर है, लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर, तो 0 बन जाएगा, यानी कि ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, ठीक। और यहां पे h आ चुका है तो h का स्क्वायर। कितनों को पता है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, tan थीटा बाय थीटा, 2 बार लिख दो, tan थीटा बाय थीटा, tan थीटा बाय थीटा, लिमिट सेपरेट कर दो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 का स्क्वायर, यानी कि कितनी, 1। तो भैया राइट हैंड लिमिट 1 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है। अब फंक्शन पे चेक कर लेते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, क्या x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हें वैल्यू दे रखी है, अरे दे के रखी है, जब दे के रखी तो क्यों जद्दोजहद करोगे यार, तो जब दे के रखी है फंक्शन पे वैल्यू f ऑफ 0 पे भी 1 है, ठीक, और f ऑफ 0 प्लस पे भी 1 है, f ऑफ 0 माइनस पे भी 1 है, और तीनों की तीनों फाइनाइट हैं। यदि ऐसा है तो मैं बोलूंगा भैया जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। आपने देखा लिमिट की कैसे जरूरत पड़ रही है, लिमिट किस लिए जरूरत पड़ रही है, ठीक, ये सब लिमिट के क्वेश्चंस हैं, उनको सिर्फ जोड़ दिया गया है, कंटिन्यूटी। अब एक बात बताना चाहूंगा, सर इतना बड़ा भयंकर फंक्शन है, तो अब ध्यान से सुनो, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं और करता रहूंगा कि आप बोलोगे सर ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप सबके माइंड में एक बात क्यों नहीं आ रही है, खुद ही सोचिए। आपको याद है बचपन में वो माचिस की डिब्बी हुआ करती थी आपके पास, तो आप क्या करते थे, 2 माचिस की डिब्बी लेते थे और ऐसे अंदर से उसका वो पुड़िया बाहर निकाल देते थे और इसका निकाल देते थे और दूसरों को एक दूसरे से जोड़ देते थे, आप रेलगाड़ी बना सकते थे, सही बात है। तो वही काम यहां पे कर रहे हैं, ये एक अलग फंक्शन है माना, लेकिन जब 0 पे बात हो रही है
है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, तो अब मुझे नहीं पता है फंक्शन का ग्राफ कैसा है। मान लीजिए वो फंक्शन का ग्राफ एक समय के लिए सपोज करिए ऐसा आ रहा है, ठीक, वो 0 पे आ रहा है, लेकिन अब यहां पे के बाद कोई दूसरा फंक्शन है जो कि x इज इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है, तो मान लीजिए मैं क्या करूंगा उसको, ये 1 है, ठीक, तो ये कोई ऐसा है x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है, ये फंक्शन यहां पे रुक गया, पहला वाला फंक्शन तो यहां से लेके यहां तक आया है ना, सॉरी ये वाला फंक्शन लेस देन 0, ये x लेस देन 0 वाला एरिया है और ये वाला x ग्रेटर देन, तो x लेस देन 0 में ये वाला फंक्शन कहीं से अपना ग्राफ यहां तक लेके आया, x इज इक्वल टू 0 पे कोई दूसरा फंक्शन था जिसने यहाँ पे उस ग्राफ को भर दिया है ना, जगह क्या कर दिया है, भर दी है, या फिर ये बोल सकते हो कि ये यहीं पे बैठा है, इसका ग्राफ सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे है, वो कहां पे है, 1 पे, और कोई तीसरा फंक्शन है जिसका ग्राफ इसी पॉइंट से शुरू होता है। तो क्या लगता है जब मैं इसको तीनों का ग्राफ मिला के बनाऊंगा तो क्या कुछ ऐसा बनेगा, और यदि ऐसा बनेगा तो क्या मुझे पेन उठाना पड़ा ग्राफ बनाने के लिए, नहीं, हाँ वो अभी मैं आपको समझाने के लिए बताया कि पहले वाले का ग्राफ यहां तक रहा होगा, दूसरे वाले का ग्राफ सिर्फ यहीं पे रहा होगा, तीसरे वाले का ग्राफ यहां से लेके यहां तक रहा होगा, लेकिन आप तीनों को जोड़ के अपनी आंखों के नजरिए से देखिए कि जब तीनों को जोड़ के बनाऊंगा एक ही बार में नहीं बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये कैसा ग्राफ बना आपका, कंटिन्यूअस, ठीक, लेकिन फिर से बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा आया है कि ऐसा आया है, ये नहीं पता, मुझे इतना पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से ग्राफ इजीली पास आउट हो जाएगा, इतना पता है। यदि इस तरीके के फंक्शन को लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से बहुत ही इजीली निकल जाएगा, उसको तकलीफ नहीं होगी, और नहीं होगी तो मैं बोल दूंगा उस पॉइंट पे तो भाई साहब ग्राफ नहीं टूटेगा, कंटिन्यू चला जाएगा, बिना रुके कंटिन्यूअस चला जाएगा। हाँ आगे हो जाए दिक्कत वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर इंटरवल में निकालना आना चाहिए, उसके लिए डोमेन पता होना चाहिए कि किस डोमेन पे निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट पता होने चाहिए, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो होप सो समझ में आया होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आगे, हाँ भाई साहब एक और फंक्शन है ना, बिना देरी किए इसको सॉल्व करिए। जब तक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, कई लोग तो इसको सॉल्व कर चुके होंगे कि मेरा CSIR नेट का कोर्स असल में पब्लिश हो चुका है ना, मैं पिछले कई वीडियो से बताता आ रहा हूं, ये सिर्फ रिया एनालिसिस का है बच्चों, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, पूरा का पूरा CSIR का नहीं है ये, है ना, साफ साफ लिखा है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस रियल एनालिसिस, सिर्फ रिया एनालिसिस का कोर्स है, शानदार तरीके का कोर्स बनाया है, इसमें पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक, तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक, पर कहां पे, अरे प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको हमारा ये GC का आइकन मिलेगा, हमारा ये पर्सनल ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद OTP वगैरह आपसे मांगेगा ही, ठीक, वहां पे आप स्टोर सेक्शन में, है ना, स्टोर सेक्शन में जाएं, आपको ये दोनों कोर्स मिलेंगे, ये इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, मनोज सर का इंग्लिश ग्रामर कोर्स, पूरा SSC के लिए कंप्लीट ग्रामर है, यहां पे कंप्लीट ग्रामर है, और ये कंप्लीट रियल एनालिसिस है भाई साहब, सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट मैंने पहले ही कवर कर रहा हूं, ठीक, और रियल एनालिसिस का दाम हमने 3000 रखा है, बहुत ही फिजिबल है, मैं जानता हूं आप में से कईयों को लगेगा सर बहुत हाई फाई रेट है, आप बिल्कुल इधर उधर से पता कर सकते हैं, और मैं यहां पे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर कर रहा हूं, आप डेमो लेक्चर्स देखिए उसके बाद फैसला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, ठीक, ये हमारा कोर्स है। वापिस क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन था हमारा ये, होप सो कईयों ने कर लिया होगा, ठीक, वीडियो रोकना ही था आपको, मैं तो बकबक करता ही रहूंगा। तो देखिए इफ f of x बराबर इतना, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या है कि आपको 0 माइनस पे भी कैलकुलेट करना है, 0 प्लस पे भी कैलकुलेट करना है, और 0 पे भी कैलकुलेट करना है, तीनों पे बात वैलिड रही तो बोल दूंगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो जाएगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं, तो 0 माइनस पे यदि कैलकुलेट करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि निकालनी है तो क्या होगा भाई साहब, हमें क्या रखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस उस फंक्शन को, अब फंक्शन चुनना ही सबसे बड़ा कार्य है, तो देखो भाई साहब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब ये है, बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, 0 माइनस का मतलब ये कि 0 में से कुछ घटा दिया, x की वैल्यू ऐसी लेके चलनी है हमें, यदि x इज इक्वल टू 0 माइनस h है तो 0 से कम,
और यहां पे तो x इज इक्वल टू 0 बस दिया, अरे नहीं दोनों दिया। देखो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यदि ये 0 है तो वो बोल रहा है 0 ना हो, तो 0 ना होने के तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो 0 से कम वाली वैल्यू होगा यानी कि x लेस देन 0, या फिर 0 से ज्यादा वाली वैल्यू होगा x ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात, यानी कि चाहे लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0 हो, यही फंक्शन लेना है, ठीक, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे तो हमें देखे रखा हुआ है, तो हमें यही फंक्शन लेना है। तो ये फंक्शन कितना है भाई साहब, 2 1 बाय x माइनस 1 और 2 1 बाय x प्लस 1, ठीक। और ऐसा होते ही हमें x इज इक्वल टू क्या डालना है, 0 माइनस h, और क्योंकि h ने एंट्री मारी है तो अब लिमिट कहां से शुरू होगी, h की शुरू होगी। तो भैया मैं यहां पे लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे डालते ही 2 1 बाय h माइनस 1 अपॉन 2 1 बाय h प्लस 1। अच्छा कितनों को समझ में आ रहा है, 0 जैसी डालूंगा यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 होता है इंफिनिटी, और 2 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी क्यों, क्योंकि बेस कितना है 2 है, बेस यदि 0 और 1 के बीच में होता तो पावर 0 चली जाती, लेकिन क्योंकि बेस बड़ा है ग्रेटर देन 1 है तो ये चीज पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इंफिनिटी जब हो रहा है तो हम कॉमन लेना जानते हैं, हमने कॉमन लेना सीखा है लिमिट चैप्टर में, तो हम लिमिट चैप्टर का यूज करते हैं कंटिन्यूटी में। तो 2 की पावर 1 बाय h कॉमन आएगा, 1 माइनस 2 की पावर 1 बाय h, ठीक, और ऐसे ही यहां पर से भी 2 की पावर 1 बाय h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाय h, ठीक। ऐसा होते ही ये कटेगा ये कटेगा, लिमिट रखेंगे तो यहां वाली चीज जो होगी वो इनफाइनाइट होगी, ठीक। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं ऐसे करके कि 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, जो कि दुनिया जानती 1 माइनस 0 1 प्लस 0, यानी कि वैल्यू कितनी आई 1, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लें भाई साहब, राइट हैंड लिमिट में यानी कि हमें राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन लेना है। तो भाई साहब लिमिट, ठीक, x टेंड्स टू, है ना, h टेंड्स टू 0, और इस बार मैं माइनस h ले रहा हूं, है ना, याद रखिएगा मैं x की जगह क्या ले रहा हूं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी, हाँ गड़बड़ी करी है ना, ये मान लीजिए 0 प्लस h है, अभी कुछ देर के लिए ना 0 प्लस पे निकाला क्योंकि माइनस नहीं लिया था हमने, है ना, 0 प्लस पे कईयों को कंफ्यूजन हो रहा तो भैया दूर कर लेना, ये 0 प्लस है, कुछ देर के लिए मान लीजिए ये राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 माइनस पे, तो x की जगह क्या लेना है, 0 माइनस h, यानी कि माइनस h लेना है, ठीक। हाँ भैया फोकस थोड़ा सा बिगड़ गया था, सॉरी, ठीक। अच्छा h टेंड्स टू, अब यहाँ पे x ही लिख रहा हूं, x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन आपका 2 की पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाय x प्लस 1, ठीक। ऐसा करते ही अब हम क्या लेंगे भाई साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे, और 2 की पावर माइनस 1 बाय h आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1, ठीक। यदि ऐसा आ रहा है तो जैसे ही 0 रखोगे तो यहां पे आ जाएगा 0, ठीक। और कितनों को पता है 2 की पावर यदि माइनस 1 बाय h है, ऐसा वैल्यू रखूंगा तो 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 0 आ जाएगा, और ऐसा होते ही ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट। अब देखो देखो इस चीज को पॉजिटिव करना है तो 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट, इतनी बात समझ में आई, और 2 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, तो 2 की पावर माइनस 1 बाय h में जैसे ही h की वैल्यू 0 रखूंगा वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो यहां पे जैसे ही मैं लिमिट रखूंगा डायरेक्ट तो ये तो 0 हो रहा है, तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 प्लस 1 0 माइनस 1, वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आई है हमारी कितनी, राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई है 1 आई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई है माइनस 1 आई है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया कि नहीं आ गया। तो हम क्या बोल देंगे, LDNE लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो अब आप x इज इक्वल टू 0 पे तो भूल ही जाएं, दिया उन्होंने अलग बात है, लेकिन क्योंकि यही दो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाई तो हमें तो कोई मतलब नहीं भाई साहब, ये जो ग्राफ बनेगा इसका वो ग्राफ पक्का कहीं ना कहीं टूटेगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे, हाँ भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, समझदारों के लिए है ये क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को अभी डोमेन के बारे में कुछ चर्चा चाली थी, चलिए तो देखते हैं कितने लोग ये बात कर पाते हैं, समझ पाते हैं। f ऑफ x बराबर दिया, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि फिर से है ना x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि यही दो तरह के काम कर रहा है, x लेस देन 0 का भी काम कर रहा है और x ग्रेटर देन 0 का भी काम कर रहा है। तो लिमिट मैं यहाँ पे पहले x इज इक्वल टू 0 प्लस h पे निकाल रहा हूं, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। ऐसा करते ही क्या होगा भाई साहब, और यहां पे निकाल देता हूं क्या, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x इज इक्वल टू कितना रखना हमें 0 माइनस h, तो h की लिमिट शुरू हो जाएगी
0 से, ठीक। और फंक्शन हमें यही लेना है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे भाई साहब, 0 माइनस, और 0 माइनस में f ऑफ x, फिर इसकी जगह आप ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, कौन सा लेंगे, यही वाला लेंगे, तो x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे आप, x की जगह तो 0 माइनस h रखेंगे, ठीक है, तो रख दो भाई साहब। लेकिन अब लिमिट किसकी शुरू हो जाएगी, h की शुरू हो जाएगी, क्योंकि h कहानी में एंट्री ले चुका है, तो ये हो जाएगा h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर h। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस h और माइनस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि माइनस h है तो ये 0 है, और 0 भाई ये तो कैसा नंबर होता है, 0.00001 है मान लीजिए, ठीक। लेकिन आगे क्या लगा, माइनस साइन है, तो वो यहां कहीं आएगा मान लीजिए, ठीक। और इसके बाद अगला इंटीजर कौन सा होता है, -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा अपनी लेफ्ट वाली वैल्यू में इंटीजर ढूंढता है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू -1 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन -1, ये वाली चीज बाहर निकल के क्या कैसे बदल जाएगी, -1 में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h 0 रखोगे, वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे राइट हैंड लिमिट की, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे भाई साहब, है ना, 0 प्लस f ऑफ x, और इसमें भी हमें क्वेश्चन यही लेना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हमारा x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप क्या रखेंगे भाई साहब, x की जगह 0 प्लस h, और कहानी में अब h आ चुका है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और आप क्या रखेंगे भाई साहब, h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर h, ठीक। और ऐसा करते ही अब तो h है पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो हो जाएगा कितना भाई साहब, खुद ही सोचिए, अब खुद ही सोचिए, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, h है, और h कैसा नंबर होता है, 0.0001 है, और यहां कहीं 0 है, तो किस में बदल जाएगा, परफेक्ट 0 में बदलेगा। तो परफेक्ट 0 जैसे ही बना, लिमिट तो लग ही नहीं पाई भाई साहब, लिमिट तो लग ही नहीं पाई, और ये वैल्यू कैसी हो गई, इनफाइनाइट, सही बात है। लेकिन अब आप लोग बोल देंगे सर ये 0, ये इनफाइनाइट, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन यहीं पे आप गलत हैं, ये कंटिन्यूअस है। कैसे अब भी मैंने आपको पीछे एक शानदार चीज बताई थी, कितनों को समझ में आ रहा है, इस फंक्शन को देखिए, है ना, सिर्फ इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन को क्या मैं x इंटू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकता हूं। यदि ऐसा लिख सकता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस चीज का बताइए डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन तो आप अच्छे से समझते हैं, इसका डोमेन ऐसा होगा जो कि किसी भी हालत में 0 ना होने पाए, क्योंकि आपने बचपन से देखा यदि नीचे 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 से लेके 1 तक की जो भी वैल्यू है ना, वो सब किस में बदलती है, 0 में, है ना। 1 से पहले की जितनी भी वैल्यू है और 0 को इंक्लूड करके जितनी भी वैल्यू है सब किस में बदलती है, 0। यानी कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 बोलूंगा तो भी 0 बनेगा, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.5 बोलूंगा तो भी 0 बनेगा, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.8 बोलूंगा तो भी 0 बनेगा, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 बोलूंगा तो 1 बनेगा, यानी कि इसको तो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। यानी कि यहां 0 से लेके 1 तक की वैल्यू, तो 0 को इंक्लूड करके और 1 को ओपन में डाल के, ठीक। ये वाली वैल्यू तो इसके डोमेन में ही नहीं है भाई साहब, रियल नंबर में से ये वैल्यू क्या है, माइनस है, ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। अभी मैंने सिर्फ इसके डोमेन की बात करी है, ध्यान से सुनना। लेकिन आप लिमिट किस में निकाल रहे हो, लिमिट आप 0 प्लस पे निकाल रहे हो, 0 प्लस, 1 प्लस पे नहीं। और हमने 0 से लेके 1 तक का तो हिस्सा ही उड़ा दिया, उसके डोमेन में है ही नहीं, उसके डोमेन में है ही नहीं। यदि डोमेन में ही नहीं है 0 से लेके 1 तक की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 1 निकालें, 1 पे क्यों निकालें, हमें कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है, 0 पे। और 0 पे चेक करने के लिए यानी कि 0 से जरा सा पीछे और 0 से जरा सा आगे, तो पीछे तो चेक कर लिया, 0 पे हमें वैल्यू गिवन है, 0 प्लस h तो है ही नहीं, 0 प्लस h तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो चीज डोमेन में है नहीं तो उसको निकालना तो बनता ही नहीं है, तो यहां पे इसकी राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। तो फैसला किसके आधार पे करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पे। तो बताइए क्या आपको f ऑफ 0 गिवन है, मैं बोलूंगा हाँ f ऑफ 0 गिवन है, कितना, 0। क्या आपको f ऑफ 0 प्लस पता है, तो आप बोलेंगे नहीं ये तो पता ही नहीं है। क्या आपको f ऑफ 0 माइनस पता है, तो आप बोलेंगे हाँ ये कितना आया भाई साहब, निकाला था ना अपन ने, ये 0, ठीक। तो सिर्फ इन्हीं दोनों के बेसिस पे आप बोल देंगे कि आपका दिया हुआ फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक। मैंने आपको याद है बताया था
क्या बताया था, फिर से याद दिला दे रहा हूं, मैंने आपको ग्राफ भी बनाया था, ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक, कि जिस फंक्शन की जो वैल्यू है उसी वैल्यू से काम चलाना है। यदि उसके डोमेन में कोई पार्ट गायब है तो उस पार्ट के लिए परेशान नहीं होना है। तो आपको बस आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहता था, कंटिन्यूटी में आज के लिए बस इतना ही। होप सो समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। बिल्कुल खटाखट कर डालिए क्वेश्चन, वीडियो रोक के क्वेश्चन करा करिए, ठीक। अब देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इंटू साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी फिर से हमें कहां पे चेक करनी है, 0 पे। अगले वीडियो में मैं इंटरवल वाली चीजों को लेके आने की कोशिश करूंगा। पहले आपको पॉइंट पे निकालना तो बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। जैसे ही निकालेंगे आप तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या है, 0 - h। आप जानते हो ये दोनों चीजों का रोल निभाएगा, क्या कि भाई साहब x लेस देन 0 भी यही है और x ग्रेटर देन 0 भी यही है। अच्छा, x लेस देन 0 यानी कि आपको क्या करना है भाई साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज इक्वल्स टू क्या रखना है, 0 - h रखना है। ऐसा करते ही आपके पास वहां पे क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट, अब h की एंट्री आएगी, h टेंड्स टू 0, x की जगह h इंटू साइन 1/h। अब लोग बाग यहाँ पे बहुत फंसते हैं, ये -h और ये माइनस, तो ये माइनस का h तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको साइन -1/h अच्छे से लिख रहा हूं मैं। और कितनों को याद है कि साइन माइनस थीटा असल में माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। माइनस साइन ये उगल देगा बाहर, तो जैसे ही माइनस साइन बाहर आएगा ये माइनस से टकराएगा, प्लस का हो जाएगा, तो h इंटू साइन 1/h बचेगा। अच्छा, अब लिमिट आपकी चली रही है अभी, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। जैसे ही लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 0 इंटू साइन 1/0 यानी कि 0 इंटू साइन इनफाइनाइट भाई साहब, ठीक। अच्छा, अब साइन इनफाइनाइट जो भी हो, लेकिन वैल्यू तो कहां से लेके कहां तक देगा, -1 से लेके 1 तक के बीच की वैल्यू को ये ऑसिलेट करता रहता है, घुमाता रहता है। तो जो भी वैल्यू बाहर आएंगी वो 0 से मल्टीप्लाई होंगी, तो कैसे बदल जाएंगी, 0 में बदल जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में जाहिर सी बात है x की जगह क्या लेना है, 0 + h लेना है, यानी कि सिर्फ h लेना है। तो आपका भाई अब लिमिट कहां से शुरू होगी, h टेंस टू 0 पे, तो h इंटू साइन 1/h। कईयों को तो ये दिखने लग गया होगा, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 0 इंटू साइन 1/0 यानी कि 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। और आपको पता है ये -1 से लेके 1 तक की वैल्यू ही दे सकता है, इसको इतना ही हमें दिया है, तो ये 0 ही वैल्यू देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 0 आई है। फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू x = 0 पे भी कितनी है, 0। तो आप बोल सकते हैं दिया हुआ जो फंक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। कहां पर ये बात मायने रखता है, x = 0 से गुजरने में इसको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट करते रहिए, है ना। और रिया एनालिसिस के कोर्स के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक। और बहुत जल्दी में मुझे इसका रेट बढ़ाना पड़ जाएगा, तो अभी मैंने डिस्काउंट में चला के रखा हुआ है, ठीक। तो कोशिश करिए रिया एनालिसिस, और रिया एनालिसिस यानी कि पूरा का पूरा रिया एनालिसिस। इसी में रीमान इंटीग्रल आता है, लिमिट्स आती है, कंटिन्यूटी आती है, डिफरेंशियबिलिटी आती है, फंक्शंस आते हैं, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।